देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर प्रतिष्ठित दून स्कूल के अंदर मजार बनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने ही स्कूल के अंदर मजार होने का खुलासा किया था और अब बड़ी खबर यह है कि स्मार्ट सिटी प्रशासन ने दून स्कूल को लेटर भेजा है और पूरे मामले को ठेकेदार पर डाल दिया है। ये लेटर न्यूज 18 के पास भी मौजूद है। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने पूरा ठीकरा ठेकेदार के सिर पर फोड़ दिया है। दून स्कूल प्रशासन को भेजे पत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के सहायक परियोजना प्रबंधक ने लिखा है कि हमने ठेकेदार को बाउंड्री के रिपेयरिंग का काम सौंपा था, लेकिन उसने बिना बताए मजार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। परियोजना प्रबंधक ने लिखा है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इसकी सूचना देने के बाद हमने तत्काल मजार को नष्ट कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। परियोजना प्रबंधक ने इस घटना पर खेद जताया है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? अब तक क्या क्या नए खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा खुलासा यही है कि जो लेटर हमारे हाथ लगा है और जिसमें साफ तौर पे स्मार्ट सिटी ने यह माना है कि उनके ठेकेदार से गलती हुई है। ये दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, ये लगभग 4 करोड़ रुपए इस दीवार पे खर्च हुआ है और इस दीवार के खर्च को लेकर भी विधायक खजानदास ने सवाल खड़े किए थे। सवाल ये है कि अगर ठेकेदार ने गलती की है तो स्मार्ट सिटी को क्यों अपनी तरफ से खेद जताना पड़ रहा है? स्मार्ट सिटी का अगर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपने दून स्कूल को क्यों लेटर लिखा है? अगर ठेकेदार ही गलत था और काम वहां कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्यों इस वक्त माफी मांगनी पड़ रही है? तो पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की है जिसने ये पूरा काम किया। और अब आप कहते हैं जब सवाल उठने शुरू हुए, न्यूज 18 ने लगातार खबर दिखाई, डीएम से सवाल पूछा, एसडीएम से पूछा, विधायकों से पूछा, तो किसी ने भी इस पर चुप्पी, सबने इस पर चुप्पी साधी रही। क्योंकि दून स्कूल पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और वहां पर अगर मजार बन गई और एक ठेकेदार ने अगर बनाई है तो अब आप ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर आप माफी मांग रहे हैं, स्मार्ट सिटी माफी मांग रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी भी है क्योंकि दीवार आपने बनाई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अब इस खबर पर हम और आगे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें आगे होती है। जी दीपांकर, आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में जमीन खरीद फरोख्त में गड़बड़ी पर एक्शन हो गए हैं स्टार्ट। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है कि नैनीताल जिले में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की और भू कानून का उल्लंघन करने वाले 64 बाहरी लोगों को नोटिस जारी किया है। इन लोगों पर जानकारी छिपाकर नियमों के विरुद्ध जमीन खरीदी गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों पर कृषि जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप है, तो कुछ ने व्यावसायिक जमीन खरीदकर उस पर उद्योग नहीं लगाए। नैनीताल, रामनगर, भीमताल, भवाली, रामनगर, धानाचूली, मुक्तेश्वर जमीनों के गड़बड़ी के मामले यहां से सामने आए हैं। गड़बड़ी करने वाले ज्यादातर लोग यूपी, दिल्ली और गुजरात के हैं। कोटद्वार में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कोटद्वार के बोक्सा जनजाति के लोगों को वर्चुअली जुड़े और संबोधित किया। हल्दूखाता में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में बोक्सा जनजाति के लोग पहुंचे। इस दौरान देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में जुड़े। पीएम को सुनकर बोक्सा जनजाति के लोगों ने काफी खुशी जाहिर की है। आवासों के लिए हमें जानकारी दी है और स्वास्थ्य के लिए और पढ़ाई शिक्षा के लिए और जनधन योजना के बारे में तहत उसके विषय में हम बिल्कुल अनजान थे। पीएम जनधन योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका विकास होना है और धरती आभा का जो वो कार्यक्रम चला है वो ग्रामीण विकास आदिवासी जनजाति के लिए चलेगा। राज्य स्थापना दिवस पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली को प्रोटोकॉल के मुताबिक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिल पाने का मुद्दा मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया। अब एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के संबंध में नई एसओपी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। चमोली में सरकारी कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के मुताबिक आमंत्रित करने, उनके प्रतिभाग करने के साथ बैठने के क्रम की व्यवस्था सहित प्रोटोकॉल के संबंध में एसओपी जारी किए जाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने मुख्य सचिव को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों तक पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। संघ के प्रांत कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने बताया, आरएसएस प्रमुख 16 से 19 नवंबर तक पिथौरागढ़ में रहेंगे और इस दौरान संघ प्रमुख मुवानी में एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। 18 नवंबर को जिला और विभाग प्रचारकों के साथ मीटिंग करेंगे और इसी दौरान मोहन भागवत प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ भी मीटिंग करेंगे। संघ प्रमुख पंच परिवर्तन पर भी मौजूद लोगों के साथ चर्चा करेंगे और इस बार आरएसएस ने स्वदेशी, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों को पंच परिवर्तन में शामिल किया है। मोहन भागवत पहली बार बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ आ रहे हैं। ऐसा ही एक भवन उस स्थान पर बना है, उसका लोकार्पण के लिए पूज्य सरसंघचालक जी आ रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम इसी स्थान पर मल्लिकार्जुन पब्लिक स्कूल के अंदर पूज्य सरसंघचालक जी उत्तराखंड के सभी जिला प्रचारक और विभाग प्रचारकों के साथ वार्ता करने वाले हैं। हरिद्वार के नारसन में एक बारातियों से भरी एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या 4 हो गई है। वहीं 5 घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जिनका इलाज रुड़की सिविल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोग मेरठ से रुड़की बारात में शामिल होने आ रहे थे। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब बात करते हैं केदारनाथ में हो रहे उपचुनाव की। तो केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस प्रचार के अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंके हुए है। मंदाकिनी, काली और मधुगंगा घाटी के वोटर्स के मुद्दे भी अलग अलग हैं। न्यूज 18 ने ऐसे कुछ वोटर्स की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, आप भी देखिए। नब्बे 90,000 वोटर्स वाली केदारनाथ सीट केदार धाम की वजह से प्रसिद्ध है। जब 6 महीने केदारनाथ यात्रा चलती है तो केदार घाटी में रौनक देखते बनती है। जब केदार धाम के कपाट सर्दियों में बंद होते हैं, उखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदार की डोली विश्राम करती है। स्थानिक कारोबारी के लिए सर्दियां भी उम्मीद लेकर आती है। बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन औसत संख्या में श्रद्धालु लगातार यहाँ आते रहते हैं। व्यापारियों का मानना है कि चुनाव के बाद जो विधायक चुनकर आए, वो सर्दियों की यात्रा को भव्य रूप देने की ओर प्रयास करे। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो केदारनाथ की यात्रा का जो मुद्दा है कि यहाँ पे मतलब यात्रा ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ का मतलब जितने भी लोग बेरोजगार हैं, सारे यात्रा व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं और सबकी आय का स्रोत ही यही है। अगर यहाँ पे यात्रा बढ़िया चलती है तो वही सरकार जो है अच्छी मानी जाएगी। केदारनाथ विधानसभा 2 ब्लॉक अगस्त मुनि और उखी मठ के बीच फैली हुई है। 2013 की आपदा में अगस्त मुनि और आसपास के इलाके में खासा नुकसान हुआ था और उसके अंश अभी भी दिखते हैं। ये है विजयनगर। ये केदारनाथ विधानसभा का एक मुख्य पड़ाव है। 2013 में जो आपदा आई थी, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी है और इस नदी का प्रवाह इतना तेज था कि आसपास के मकान कई बह गए थे। बहुत नुकसान इस क्षेत्र का हुआ था। उसके बाद से दोबारा रिकंस्ट्रक्शन के कामों में सुरक्षा दीवारें बनाई गई और इस तरीके के काम हुए। लोगों की अभी भी यहाँ शिकायतें हैं, उनके अभी भी मुद्दे हैं कि इसको पूरी तरह से डेवलप किया जाना बाकी है। केदारनाथ विधानसभा देखिए एक छोटी विधानसभा है, करीबन 90,000 यहाँ वोटर हैं। 2 ब्लॉक आते हैं, अगस्त मुनि और उखी मठ। ये क्षेत्र अगस्त मुनि ब्लॉक में पड़ता है और सामने पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से गांव हैं जहां लोग रहते हैं। ये विधानसभा में हर पॉकेट के अपने मुद्दे अलग हैं और यहाँ का मुद्दा ये है कि रिकंस्ट्रक्शन के कामों का फायदा मिला है और मिलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधरना चाहिए। लोगों की शिकायत है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए था, उस पर लगातार फोकस किए जाने की जरूरत है। वहीं आसपास के गांव में रहने वाली महिलाएं कहती हैं कि युवा बच्चों के लिए रोजगार उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मेनली जो है हमारी एक ही जो है ज्यादा दिक्कत है सड़क की। ये सड़क जो है 2013 की आपदा के बाद कभी भी ये दोबारा नहीं बन पाई है। ये जबकि जो है अमूमन सड़कों का ये है कि 5 साल में उनका ब्लैक टॉप होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया।
नौकरी चाहिए चाहिए तो नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए तो कहते तो सब चाहिए, पर फिर बाद में तो भूल जाते हैं। हाँ, क्या करें, अपना साथ लेने के लिए तो सब कुछ कहते हैं, सब कहते हैं। आमने सामने के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को अंदाजा है कि हर मुद्दे और हर पॉकेट पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, लिहाजा इनके रणनीतिकार अपने चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण इलाकों पर फोकस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अगस्त मुनि से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। केदारनाथ चुनाव में प्रचार कर रहे गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले हैं और कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं। देवभूमि में पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। न्यूज़ 18 ने अनिल बलूनी से केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव में महज कुछ दिन रह गए हैं। आखिरी चरण के चुनाव में प्रचार जोरदार का है। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं अनिल बलूनी, आज वो यहाँ पर पूरी कंस्टिट्युएंसी में उखी मठ के बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं। बलूनी साहब, आप 2-3 दिन से लगातार कंस्टिट्युएंसी में हैं, केदारनाथ उपचुनाव हो रहा है, क्या फील मिल रहा है आपको? देखिए, केदारनाथ विधानसभा में जो पूरा माहौल है और जो सब लोगों से बातचीत है, जो सब लोगों से फीडबैक मिला है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ जाने वाली है। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आप ये केदारनाथ में जितने भी लोगों से मिलेंगे, उन सब लोगों से जैसे इतिहास पूछेंगे कि पिछले 10 वर्षों के अंदर यात्रा कहां से कहां तक पहुंची है, तो बहुत साफ हो जाएगा कि यात्रा कहां थी और आज कहां है। हर आदमी जानता है कि मोदी जी ने इस यात्रा को यहां तक लाने के लिए कितने प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार के समय में यात्रा बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हम आने वाले समय में हमने यात्रा के लिए कुछ तैयारियां की है। मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे जो हमारे टेंट वाले साथी हमारे वहाँ हैं, हमारे खच्चर वाले साथी हैं, जो हमारे वहाँ व्यवसाय करने वाले साथी हैं, पहले वहाँ अभी तक 1-1 साल का परमिट सबको मिलता है। हमने तैयारी की है कि उनको 3 या 5 साल का परमिट हम लोग देंगे अगले साल से। हमने ये तैयारी की है कि उनको कुछ दिन पहले जाने की परमिशन मिलती है, अब से हम उनको 1 महीने पहले से जाने की परमिशन देंगे, जिससे कि वो अपने वहाँ व्यवसाय की पूरी तैयारी कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और उसकी आर्थिकी को मजबूत हो। आपने भी यात्रा की बात करी, यात्रा वास्तव में यहाँ के आर्थिकी का बड़ा स्रोत है, लेकिन ये मैसेजिंग क्यों है यहाँ जनता में कि भाई यात्रा यहाँ से खिसक गई, यहाँ से खिसका दी, मैनेज नहीं हो पाई, कुमाऊं चली गई? देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये आप भी स्वीकार करेंगे कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो अफवाह फैलाने में सक्षम है। इस तरह का एक माहौल जरूर बनाया गया है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के सभी लोग समझदार लोग हैं। आजकल हर व्यक्ति समझदार है। कोई भी आदमी गूगल करके देख सकता है कि आज से 10 साल पहले कितने यात्री आते थे, आज कितने यात्री आते हैं। हर कोई देख सकता है कि यात्रा को कहां से कहां तक हमने बढ़ाया है। और मैंने जो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को हम 5 साल का परमिट करने जा रहे हैं 1 साल से। हम अपने जो लोग हैं उनको वहाँ समय से रोजगार मिले, समय से सबको वहाँ लाभ हो, उसकी आर्थिकी मजबूत सबल हो, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ विजिट करते रहे हैं केदारनाथ में, पीएमओ को भी नजर रहती है और आपने भी कहा कि बहुत कुछ योजनाएं आ रही हैं। इसको जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है, उनको उनके जहन में आए और वो उस हिसाब से वोटिंग करे, कैसे पहुंचाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात तो आपको बहुत स्पष्टता के बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हमने मोदी जी के कामकाज से जो हमने सीखा है, हम काम को वोट के साथ नहीं जोड़ते। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी तरह से वोट मार पाने के लिए वो नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ केदारनाथ विधानसभा में, हमारे पहाड़ों में पर्यटन और तीर्थाटन ये रोजगारी का बहुत बड़ा साधन है। इसको और मजबूत करना है, इसको प्रत्येक व्यक्ति के साथ जोड़ना है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप मान के चलेगा, अगली बार की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। लोगों को 2 गुना करने की यात्रा को हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में पूरे पहाड़ में इस यात्रा को आपको गूंज भी दिखेगी कि हमने किस प्रकार से उसको और अच्छा किया, सरल किया। लोगों को रोजगार उन्मुख करेंगे, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। और अगर कहीं पर हमको लगेगा कि हमें अपनी सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से उसके लिए व्यवसायों को बढ़ाने के लिए कोई ऋण की व्यवस्था भी अलग से करनी है, उसको भी हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सीनियर नेता, पौड़ी से सांसद हैं अनिल बलूनी। उनका साफ कहना है कि यहाँ पर यात्रा सरकार के मुख्य फोकस में है, केंद्र के भी फोकस में है और उसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 ऊखीमठ।
और केदारनाथ में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पर अगस्त्यमुनि इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे और यहां पर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। हरीश रावत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में एक ठेले पर चाट भी खाई है। हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट जीतने जा रही है और इसका बड़ा मैसेज पूरे राज्य में जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कैंपेन का आखिरी दौर है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। वो पहले भी बीच में कैंपेन करके गए हैं, आखिरी चरण में है। रावत साहब, आपको क्या यहाँ का सेंटीमेंट मिला है, क्या फील मिली है? लोग इस समय राज्य सरकार को दंडित करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने यात्रा का जिस तरीके से संचालन किया उससे लोग ये महसूस करते हैं कि हम दंडित हुए, हमारे पेट पर लात पड़ी। और अब ये बद्रीनाथ में भी ये सेंटिमेंट था, यही सेंटिमेंट केदारनाथ में भी है, क्योंकि यात्रा को बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया और उससे जो यहाँ के आमदनी का मुख्य स्रोत था उस पर लात पड़ी, लोग ये महसूस करते हैं, तो इसलिए लोग दंडित करना। वोटर से हमने बात करी, ये निकला ये मिसकंसेप्शन ही टाइप का यहाँ लोगों के बीच में है कि भाई यहाँ पे यात्रा हुई और वो डाइवर्ट हो गई, कुमाऊं की तरफ चली गई, कैंची से हम जानने क्यों चले गई, ये तो मिसकंसेप्शन है। देखिए ये चीजें तब खड़ी होती हैं जब आप के प्रबंधन में कुछ बुनियादी त्रुटियां हो, जब आप जो जिसका न्यायपूर्ण हक है वो हक नहीं दे पाते हो, तो ये सवाल उठते हैं, ये बातें उठती हैं। तो ये राज्य सरकार के प्रति ये गुस्सा है लोगों में। केदारनाथ का जो उपचुनाव हो रहा है बीजेपी के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव है और कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपकी नजर में क्या है इस चुनाव की? देखिए ये एक अलग इशू है, क्योंकि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भाजपा के लिए नहीं है मगर कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को एक विधायक मिलने का अर्थ है 2027 तक विपक्ष के रूप में एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलना, अतिरिक्त संजीवनी मिलना। तो कांग्रेस के लिए तो राजनीतिक महत्व है, भाजपा के लिए कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि जो है उनके सरकार पे तो कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस पूरे ताकत लगा करके लड़ रही है और भाजपा में कुछ आंतरिक झगड़े दिखाई दे रहे हैं जो नॉर्मली नहीं दिखाई देते थे, आपके हैं वो झगड़े हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि भाई यहाँ के रिकंस्ट्रक्शन में मोदी जी का बहुत रोल रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग करी है और वो आते भी रहे हैं, लोगों का उनके प्रति एक सम्मान का भी भाव है, इसलिए सीट उनके पास जाएगी। देखिए मोदी जी चुनाव में नहीं और न मोदी जी की सरकार पर कोई असर पड़ना है। और फिर दूसरी बात यह है कांग्रेस के बाद भी बताने को बहुत कुछ है। तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनका कहना है कि कांग्रेस के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर कांग्रेस जीतती है तो उनकी एक सीट पे इजाफा होगा, जिसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 अगस्त्यमुनि। केदारनाथ में वोटिंग से पहले सोना चोरी पर सियासत गर्मा गई है। मौजूदा और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष के बीच जुबानी हमले तेज हैं। अजेंद्र अजय ने गणेश गोदियाल के मानसिक संतुलन को गड़बड़ बताया तो गोदियाल ने अजेंद्र अजय को केदारनाथ में बीजेपी का विभीषण बता दिया। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ की जनता को सच बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना कोई शिला दिल्ली गई, ना सोना चोरी हुआ। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चुनाव के बीच विपक्ष को हमले का बड़ा मौका दे दिया। सोना चोरी के मुद्दे पर अजेंद्र अजय ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर विवादित बयान दे डाला। गोदियाल को झूठा बताते हुए अजेंद्र अजय ने मानसिक संतुलन खराब होने तक की बात कह दी और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बातों को नाटक बता दिया। वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं। कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है और वो
झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके, दुष्प्रचार अभियान चला करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उसके सामने अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। राजनीति में बयान और उसकी टाइमिंग का बड़ा खेल होता है और अजेंद्र अजय ने हमला ऐसे वक्त पर किया कि विपक्ष को पलटवार करने का मौका मिल गया। मानसिक संतुलन का फैसला गणेश गोदियाल ने जनता पर छोड़ दिया और पलटवार करते हुए अजेंद्र अजय को केदारनाथ में बीजेपी का विभीषण बता दिया। और गणेश गोदियाल चुनाव हार गया तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से गणेश गोदियाल का संतुलन मानसिक अगर खराब हो गया तो जनता ये समझ ले कि मानसिक संतुलन खराब हो गया। जनता ये चीज जानती है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने बद्रीनाथ मंदिर समिति, केदारनाथ मंदिर समिति में रहते हुए सोने को पीतल में तब्दील कर दिया। वो कौन है ये अच्छी तरह से जनता जानती है। आप विभीषण कितने ही भक्त क्यों न रहे हों, लेकिन कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। इसलिए आप इस केदार खंड के विभीषण हैं और ऐसे विभीषणों को लोग अच्छी तरह से जानती है। केदारनाथ में जैसे जैसे प्रचार खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, माहौल गर्माता जा रहा है। लेकिन जहां सोना चोरी और दिल्ली के केदार मंदिर पर बीजेपी जनता को हर मंच से सफाई दे रही है, वहीं बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की तरफ से दिया गया मानसिक संतुलन वाला बयान विपक्ष के लिए मौका बन गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। गन्ना पेराई का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, लेकिन तराई की शुगर फैक्ट्री किच्चा में अभी तक पेराई स्टार्ट नहीं हो पाया है। हालात ऐसे हैं कि गेहूं बुवाई का सीजन नजदीक आ चुका है और गन्ना अभी तक काटा नहीं गया। ऐसे में किसान परेशान हैं। किसानों की इसी परेशानी को लेकर किसान नेता गणेश उपाध्याय किच्चा शुगर फैक्ट्री के जीएम से मिले और उन्होंने 19 नवंबर तक हर हाल में शुगर फैक्ट्री में पेराई स्टार्ट करने की मांग की, जिस पर किसानों और शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट के बीच सहमति बन गई है और अब 19 नवंबर से फैक्ट्री में पेराई का काम शुरू हो जाएगा। किसान चाहता है यथाशीघ्र उसे क्या गन्ने में सप्लाई करने पर गेहूं बोऊं, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसान वैसे ही परेशान है, तो उन्होंने यकीन दिला रखा 20 तारीख से फैक्ट्री प्रारंभ कर देंगे। नहीं करेंगे 21 हम किसान लोग प्रशासनिक मनों में धरना देंगे। तो कहते हैं कि 24-25 प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें कुछ किसान लोग मिले थे कि मिल को जो है जल्दी चलाई जाए करके। तो हमारी लगभग सब तैयारी पूर्ण हो गई है। केवल हमारा एक रूलर का जो है टॉप डेयरिंग था, जिसमें पार्टी द्वारा जो है डिले किया गया, वो भी हमारे पास पहुंच गया है। कोटद्वार बेस अस्पताल के महिला वार्ड में एक युवक के प्राइवेट पार्ट निकालकर गंदी हरकत करने की घटना ने सबको चौंका दिया है। युवक रात के वक्त महिला वार्ड में घुस गया और गंदी हरकत की। वार्ड में एडमिट एक महिला मरीज ने युवक का वीडियो बना लिया और इसको देखने के बाद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया है। अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के बाद से अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ध्यान दिया अस्पताल मैंने एक तो वहाँ के जो सीएमएस साहब हैं उनसे भी इस संबंध में पूछा है कि ऐसी स्थिति क्यों आने का है ना, क्योंकि हमारा स्टाफ भी था, अगर वही होते तो उसको भगा भी सकते थे, कुछ होती तो एक तो उनका वक्तव्य जाना है इसमें और प्रशासन से भी हम लोगों ने सहयोग किया। सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि और बेटी सारा ऋषिकेश पहुंची। यहां मां गंगा का आशीर्वाद लिया। दोनों ने परमार्थ निकेतन पहुंचकर गंगा आरती में शिरकत की, हिस्सा लिया। इस दौरान स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की और आश्रम में गतिविधियां भी जानी हैं।